फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी पर। दोस्तों, हमने यूनिट 3.3 जो कि एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के ऊपर ये जो लेसन है हमने शुरू किया था। वार्मिंग अप हमने देख लिया है, उनके स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी हमने जाना है और अभी इस लेसन में हम देख रहे हैं उनकी किताबों के बारे में। तो हम पेज नंबर 116 पर है और जहाँ पर हमने उसका तीसरा पैराग्राफ देख लिया। लास्ट पैराग्राफ उस पेज का जो है उस पर अब हम आने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा-सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्व बल है, उसकी वजह से ये निर्मिति हुई हो सकती है। विश्व जो निर्माण हुआ है उसका कारण ये ग्रेविटेशन बहुत बड़ा उसका कारण हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। और वो कहते हैं कि इस निर्मिति के पीछे, हमारे इस दुनिया में आने के पीछे कुछ न कुछ वजह है, कुछ न कुछ कारण है, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ऐसा वो कहते हैं। व्हाई वी एक्सिस्ट, इस तरह से वो तीसरा पैराग्राफ हमने खत्म किया था। अब बढ़ते हैं आखिरी पैराग्राफ की ओर, जो कि पेज नंबर 116 पर है। द ग्रैंड डिजाइन वाज हॉकिंस फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डेकेड। और उनके द्वारा लिखी गई जो किताब थी द ग्रैंड डिजाइन, उनके द्वारा लिखा गया या प्रकाशित किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, दस्तावेज हम उसको कह सकते हैं, एक दस्त उसको हम कह सकते हैं, एक लेखन उन्होंने किया था द ग्रैंड डिजाइन के नाम से। वो उनका दशक में पहली बार किया हुआ पब्लिकेशन था। विद इन हिज न्यू वर्क हॉकिंस सेट आउट टू चैलेंज सर आइजैक न्यूटन्स बिलीफ दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन्ड बाय गॉड। और द ग्रैंड डिजाइन, इस लेख में, इस किताब में, इस जो कुछ भी है उसमें वो कहना चाहते हैं या उसमें उन्होंने एक जो बात कही है वो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसके उन्होंने कहा था कि इस विश्व के निर्मित के पीछे ईश्वर है, ऐसा न्यूटन मानते थे। पर इसी बात को क्या कह सकते हैं कि उसी बात को उलट देने के लिए, उसी बात को सिरे से खारिज करने के लिए स्टीफन हॉकिंग ये किताब उन्होंने लिखी थी और वो कहना चाहते थे, मतलब एक ही चीज है। जैसे आइजैक न्यूटन कहते हैं कि भगवान ईश्वर ने इस दुनिया की निर्मिति की है, तो इस विश्व की निर्मिति ईश्वर ने नहीं की है। इस चीज को लेकर वो इस बारे में लिख रहे थे या लिख रहे, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन born from chaos। क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि ये जो सारा कुछ केओस है, केओस क्या होता है? केओस मतलब बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कुछ भी ठीक से नहीं होना, है ना? जिसको हम कह सकते हैं कि गड़बड़ी, है ना? केओस मतलब गड़बड़ी। तो उनका मानना ये है कि इस विश्व की जो निर्मिति हुई है वो गड़बड़ी से नहीं हो सकती, मतलब ऐसे ही अपने आप से ये नहीं हुआ है, या फिर ये जो सब कुछ था कि सब तारे थे, ग्रह थे, सब थे और अचानक से फिर या फिर कुछ भी नहीं था और अचानक से सूर्य प्रकट हुआ और फिर तारे, ग्रह वगैरह वगैरह आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। उनका मानने के पीछे उनकी एक जो ठोस वजह थी, वो ठोस वजह ये थी कि इसी तरह से अपने आप कुछ नहीं हुआ है, ये वो मानते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईश्वर ने कुछ जैसे एक पेपर टच किया है, ऐसे बटन दबाया है ना? ईश्वर ने एक बटन दबाया और फिर ये जो पूरा विश्व है वो अपने आप ऐसे निर्माण हुआ और कार्य करने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। हॉकिंग said. At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, ALS और Lou Gehrig disease। 21 साल की उम्र में, जब वो 21 साल के थे, तब उनकी उनको एक बीमारी ने ग्रसित किया था और उस बीमारी का निदान जो हुआ था डॉक्टरों ने किया था,
वो कहते थे कि ये एएलएस नाम की बीमारी है, जिसको लव गेहरिक डिसीज भी कहा जाता है। अब ये एएलएस क्या होता है, जैसे कि उसमें बताया, लॉन्ग फॉर्म उसका है अमायोट्रोपिक अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। अब देखो ये डिसीज क्या है, अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये एक डिसीज है। अब ये डिसीज क्या है, ये हम पहले जानेंगे, क्योंकि जब तक ये डिसीज के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक उनके जीवन को किस तरह से इस बीमारी ने प्रभावित किया है, किस हद तक ये बीमारी जा सकती है, बीमारी कितनी भयानक है, ये जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक उस व्यक्ति ने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया है, उसका महत्व तब तक नहीं बनता है। ठीक है? नहीं, उन्होंने जो कुछ पाया है वो तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो तो बात है। लेकिन किन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने ये पाया है, उस चीज़ को ये और भी गहरा बना देता है, उस उनको इसीलिए वो महान बना देता है। ठीक है? इन अ वेरी सिंपल सेंस, अब इस बीमारी के बारे में कुछ बताया गया है कि अगर आसान शब्दों में बताया जाए, द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वर शटिंग डाउन। अब देखिए, क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है, शरीर में पहले हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों के ऊपर जो होते हैं वो स्नायु होते हैं, और स्नायु जो हमारे होते हैं उनको छोटी-छोटी नसें होती है ना? नर्व्स उनको हम कहते हैं, छोटी-छोटी नसें। तो ये नसें जो होती है, वो हमारे स्नायु को ताकत देती है, स्नायु हमारे शरीर को, हमारे अवयवों को ताकत देता है, और हमारा अवयव काम करता है। मुझे अगर ये हाथ ऐसा उठाना है, तो यहाँ से वो निर्देश जाना चाहिए, है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उससे वो आदेश यहाँ पर जाना चाहिए, फिर हाथ को वो आदेश जाता है, फिर हाथ अपने आप उठता है। तो ये सारा जो काम होता है, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है, है ना? हमें दिख नहीं रहा है, पर अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ से जैसे हम बटन दबाते हैं, यहाँ से बटन दब जाता है कि भई आपको ऊपर उठना है, हाथ को ऊपर उठना है। तो हाथ को जब ऊपर उठना है, ऐसा आदेश जाता है यहाँ तक, तो यहाँ के जो स्नायु होते हैं, उनको नर्व्स के द्वारा सिग्नल मिलता है कि आपको उठना है, तो फिर वो हाथ उठ जाता है, इस तरह से। जब तक अगर वो नर्व्स जो है, अगर वो नर्व्स नर्व्स काम नहीं करेंगे, तो स्नायु भी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि स्नायु की ताकत ही नसों में होती है। ठीक है? तो नर्व्स जो होती है, छोटी-छोटी नर्व्स जो होती है, वो काम अगर करना बंद कर देगी, तो इस तरह की बीमारी ये हो सकती है, ये आप ही सोच सकते हो। इतनी भयानक, इतनी भयंकर ये बीमारी है कि धीरे-धीरे इसमें शरीर के सारे अवयव धीरे-धीरे करके काम करना बंद कर देते हैं, और एक दिन सारा शरीर काम करना बंद कर देता है, और फिर आदमी की मौत हो जाती है। मतलब पर अ, आदमी की मौत होने तक, ये बीमारी होने से आदमी की मौत होने तक कितने भी साल हो सकते हैं, मतलब कोई 40 साल जी सकता है, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल। तो उस दौरान उन 40-25 जो कुछ साल वो आदमी बीमारी के बाद जी रहा है, वो एक बहुत ही दर्दनाक जीवन होता है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि व्यक्ति कुछ भी नहीं, धीरे-धीरे पैर नाकाम होते रहते हैं, फिर कमर, फिर हाथ, फिर वो एक ही जगह पर ऐसे जकड़ जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है। सिर्फ़ उसके आँखें हिलती है, कभी-कभी तो सिर्फ़ आँखें ऐसी एक टकटकी भरी निगाहों से आँखें देखती रहती है, बाकी कुछ भी नहीं चलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, और ये बीमारी अगर किसी को हो जाए, तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना भयंकर परिणाम वो अपने जीवन पर, कितना भयानक प्रभाव वो अपने जीवन पर छोड़ सकता है। तो इस तरह की बीमारी उनको हुई थी। एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव, और 21 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई साल आपके पास बचे हैं, ऐसा डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। कह दिया था कि 2 ढाई साल में आपको जो कुछ करना है, कर लो, क्योंकि पता नहीं आप उसके बाद जी पाओगे या नहीं। हॉकिन फर्स्ट began to notice problems with his physical health when he was at Oxford। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 21 साल में अचानक से ये बीमारी हुई है, बिल्कुल नहीं। वो जब ऑक्सफोर्ड में थे, तो शुरुआत में कुछ उनको आसार, उनके कुछ लक्षण उनको ज़रूर दिखाई दिए थे।
क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि उनके शरीर के साथ में, उनके फिजिकल हेल्थ के साथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। On occasion, he would trip and fall or slur his speech. He didn't look into the problem until 1963. बाद में क्या हो रहा है कि कभी-कभी क्या होता था, वो ऐसे ही चलते-चलते अचानक से धड़ाम से गिर जाते थे या फिर कभी-कभी बात करते हुए उनकी जुबान जो है वो फिसल जाती थी और ऐसे ही उनका कुछ अलग ही आवाज़ें उनके मुँह से निकल पड़ती थी। लेकिन उन्होंने इसको इतना ध्यान उसकी ओर नहीं दिया और 1963 में जब उन्होंने ध्यान दिया ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिन हैड केप्ट दीस सिम्पटम्स टू हिमसेल्फ। 1963 में जब वो कैम्ब्रिज में आए, तभी फिर उन्होंने जाकर के डॉक्टर से मदद माँगी। तब तक के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने पास ही रखी थी। किसी को उन्होंने नहीं बताया था कि मैं ऐसा गिर जाता हूँ या फिर मेरी बोलते हुए मेरी ज़ुबान फिसल जाती है। ऐसा उन्होंने किसी से भी नहीं कहा था। But when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. पर उनके पिता को जब ये लक्षण नजर आए, तो उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेकर गए. He took Hawking to see a doctor. For the next 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at medical clinic where he underwent a series of tests. फिर जब उनके पिताजी उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो अगले 2 हफ्ते तक उन्हें उसी अस्पताल में रहना पड़ा क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारी टेस्ट की गई। उनसे उनके जो बीमारी थी, उसका निदान करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते की टेस्ट्स उन पर की गई। They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me, and injected some radio-opaque fluid into my spine and watched it going up and down with X-rays. तो उन्होंने क्या किया, मेरे स्नायु का, मेरे मसल का कुछ टुकड़ा लिया, फिर मेरे अंदर कुछ इंजेक्शन डाले, फिर बाद में उन्होंने मेरे पीठ में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया। उनको देखना था, फिर एक्स-रे के द्वारा वो देख रहे थे कि वो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। As they tilted the bed, he once said, "After all that, they didn't tell me what I had." और फिर वो क्या हुआ कि उनका बेड जो था, उनकी गद्दा जो उनकी कॉट थी, उनको उसको नीचे-ऊपर ऐसे नीचे-ऊपर किया गया है 2-3 बार। लेकिन उन उन डॉक्टरों ने उनको कुछ भी नहीं बताया। Except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. और फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है और वो एक टिपिकल केस है। अटिपिकल, वेरी अनयूजुअल, बहुत ही नायाब या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही क्या कह सकते हैं, दुर्मिल है ना, ऐसा ऐसा वो बीमारी थी, ऐसा उनसे कहा गया। Eventually, however, doctors did diagnose Hawkins with the early stages of ALS. और फिर बाद में जाकर के डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि वो ALS से ग्रसित है। It was devastating news for him and his family. सही में वैसे देखा जाए तो ये जो समाचार था, ये जो न्यूज़ उनको मिली थी, ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, सब कुछ उनकी दुनिया ही उजाड़ देने के लिए काफ़ी थी। उनके घरवालों की, उनकी फैमिली में भी उनके माता-पिता, वो खुद, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा इससे हुई थी। बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डिस्पोंडेंट। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी उनके जीवन में घटित हुई कि उसकी वजह से वो पूरी तरह से अपना आत्मविश्वास नहीं खो रहे थे। उनके अंदर आत्मविश्वास फिर भी था। वो पूरी तरह से होपलेस नहीं हो चुके थे। डिस्पोंडेंट मतलब होपलेस। वो होपलेस नहीं होते। उन्होंने आशा नहीं छोड़ दी थी। पूरे तरह से वो आशा से किनारा नहीं कर चुके थे। अब भी कुछ आशा उनके जीवन में, उनके मन में बाकी थी। The first of these came while Hawking was still in the hospital. और इनमें से पहली चीज़ जो उनके साथ घटित हुई, वो तब हुई जब वो अभी हॉस्पिटल में ही थे। उनकी टेस्ट हो रही थी, तभी उनको वो घटना उनके साथ हुई। There he shared a room with a boy suffering from leukemia. और वहाँ पर जब उनको उस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उस अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था, उनके साथ में ही एक ल्यूकेमिया का पेशेंट था। ल्यूकेमिया क्या होता है? मुझे नहीं लगता आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अभी ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर।
और ब्लड कैंसर कहते हैं कि कैंसर के सभी प्रकार में सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक वो कैंसर होता है। कैंसर में अगर सबसे भयानक कोई कैंसर है, तो वो होता है ब्लड कैंसर। रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, वो एक ही रूम में उनको रखा गया था कि एक ही रूम में वो थे और उनके बाजू में उनके बगल में एक ल्यूकेमिया का पेशेंट था। रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, हॉकिन लेटर रिफ्लेक्टेड दिस सिचुएशन सीम्ड मोर टॉलरेबल। और वो कहते हैं, जब मैं उस पेशेंट को देखता था, जब मैं उस बच्चे को देखता था, उस व्यक्ति को जब मैं देखता था कि उसको कितनी पीड़ा हो रही है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, उसको कितना दुःख हो रहा था, उसको जब मैंने देखा, तो मुझे लगा अरे मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं, उसके मुकाबले मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं थी, ऐसा वो बाद में कहते हैं। और उनको लगा कि अरे मेरी जो कंडीशन है, वो तो मैं बिल्कुल सहनीय है, असहनीय बिल्कुल नहीं है, ऐसे असहनीय तो इसका प्रकार है, ये बेचारा कितना तकलीफ झेल रहा है, कितनी तकलीफ झेल रहा है, कितना असहनीय प्रकार उसको सहना पड़ रहा है, ऐसा वो सोचते हैं और बाद में उन्होंने ये कहा भी। Not long after he was released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. और जब उनको अस्पताल से उनकी छुट्टी हुई, फिर वो कहते हैं कि कुछ दिनों तक मुझे ऐसी भावना मेरे मन में आती थी कि मानो मुझे कोई सजा देने वाला है, कोई मुझे फांसी देने वाला है या फिर मुझे मार डालने वाला है, ऐसा उनको लगता था। जैसे उन्हें एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। एग्जीक्यूट मतलब सजा देने वाला है, सजाए मौत। है ना? He said his dream made him realize that there were still things to do in his life. फिर वो कहते हैं कि मेरा जो एक सपना था, वो सपना मुझे चिल्ला-चिल्ला कर पुकार रहा था, कह रहा था कि भई दुनिया में मेरे लिए करने जैसी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा वो खुद से कहने लगी। ये सपना उनसे ऐसा कह रहा था। और वो कहते हैं कि मेरे जीवन में करने लायक बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। अचानक से मुझे ये सपने के बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जीवन में करने जैसी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। In a sense, Hawkins' disease helped him become the noted scientist he is today. और देखिए, बहुत ही अजीब प्रकार हम उसको कह सकते हैं। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन अ वे, मतलब अगर ये बीमारी शायद उनको नहीं होती, तो शायद इस पर हमें सोचना चाहिए, क्या वो साइंटिस्ट इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन सकते थे? ये हम बता नहीं सकते। मतलब हो सकता है कि इसी बीमारी ने इन अ वे एक एक तरह से इस बीमारी ने ही उनको ये ग्रेट साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा दी, या फिर इस बीमारी की वजह से ही वो आज जो जाने-माने वैज्ञानिक हैं, वो बन चुके हैं। बिफोर द डायग्नोसिस, हॉकिंस डिडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज। और जब जब तक उनको बीमारी का निदान नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको पसंद था, वो करते थे। पर बीमारी की वजह से अब उनका फोकस स्टडीज पर आ गया था। बिफोर माय कंडीशन वाज डायग्नोस्ड, आई हैड नेवर आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ। और जब फिर वो कहते हैं कि ये जो मेरा जीवन था, उसमें बहुत बोरियत थी। जब मुझे ये बीमारी का निदान हुआ, तब तक मेरा जीवन बोरियत से भरा हुआ था। पर he said, there had not seemed to be anything worth doing. मेरे जीवन में मुझे ऐसा कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये भी कर सकता हूँ, वो भी। ऐसी कोई चीज़ मेरे जीवन में मुझे प्रतीत नहीं हो रही थी और मेरा जीवन बोरियत से बिल्कुल भरा हुआ था, ऐसा वो कहते हैं। With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD, Hawking poured himself into his work and research. और जब उन्हें ऐसा लगा, जब उनको उनका उस रोग का निदान हुआ, तो उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है मैं जो डॉक्टरल रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जो पीएचडी कर रहा हूँ, उस पीएचडी को पूरा करने का समय भी मेरे पास है या नहीं, मुझे पता नहीं। जब ये एहसास उनको हुआ, उन्होंने अपने आप को उस रिसर्च वर्क में पूरी तरह से झोंक दिया। उन्होंने पूरी तरह से वो डूब गए रिसर्च में।
As physical control over his body diminished, he would be forced to use a wheelchair by 1969. The effects of his disease started to slow down. और जब वो पूरी तरह से फिजिकली अनस्टेबल हुए थे या फिर फिजिकली पूरी तरह से लॉक हो चुके थे, एक जगह पर उनको एक चेयर व्हील चेयर के सिवा वो हिल ही नहीं सकते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती थी और ये कंडीशन उनकी हुई। देखो 1963 में 1963 में उनका निदान हुआ। 1969 तक आते आते मतलब 6 साल में वो पूरी तरह से व्हील चेयर पर जकड़े हो गए थे और ये कुछ वो नहीं कर पाते थे। द The physical control over his body diminished. The effects of his disease started to slow down. और फिर क्या हुआ? एक बार वो व्हील चेयर से जकड़ गए, फिर उनकी बीमारी ने मान लो वहीं पर रोकने का निर्णय कर लिया और वो बीमारी वहीं पर हो गई। उसके बाद में उसमें उनको ज्यादा तकलीफ नहीं थी क्योंकि अभी तो सारा शरीर उनका एक ही जगह पर कुछ भी नहीं वो हिला पाते थे। सारा शरीर उनका जकड़ चुका था, तो वो कुछ भी नहीं हिला पा रहे थे, कोई भी अवयव काम नहीं कर रहा था। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इसलिए वो बीमारी हो सकता है कि वहीं पर वो बीमारी का जो असर है वो वहीं पर रुक गया था। उसका परिणाम जो था वो वहीं पर खत्म हो चुका था या रुक चुका था। Over time, however, Hawkins' ever-expanding career was accompanied by an ever-worsening physical state. पर जैसे-जैसे वो अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे और उनकी प्रतिभा निखर कर आ रही थी और वो लोगों तक पहुंच रहे थे, लोग भी उनको मान रहे थे, उनको सम्मान मिल रहा था, वैसे-वैसे उनकी जो कंडीशन है, वो धीरे-धीरे करके और बिगड़ती जा रही थी। By the mid 1970s, the Hawkins family had taken in one of Hawkins' graduate students to help manage his care and work. और फिर एक 1970 के आते-आते है ना 1969 में वो व्हीलचेयर पर जकड़ चुके थे और 1970 का दशक आते-आते 1970 का साल आते-आते उनको उन्हीं के एक छात्र को बुलाना पड़ा उनके साथ रहने के लिए, उनकी पूरी की देखभाल करने के लिए और उनके वर्क में, उनके रिसर्च में काम करने के लिए उनके साथ उनको रखना पड़ा था। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ। देखिए अभी तक वो पूरी तरह से अपने शरीर का जो कंट्रोल है वो खो नहीं चुके थे। अब तक वो खाना खुद खा सकते थे। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड और वो अपने बिस्तर से भी बाहर उठकर आ सकते थे। बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट। लेकिन इसके बावजूद मतलब इसके अलावा जो कुछ भी उनको करना चाहिए था, जो कुछ भी वो करना चाहते थे, हर एक चीज में उनको किसी न किसी की मदद जरूरी पड़ती थी। In addition, his speech had become increasingly slurred. और फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे उनकी जो बात करने की जो उनकी आवाज है, आवाज की स्पष्टता जाने लगी और फिर उनकी बात में स्लर आने लगा। सर में मतलब ज़बान उनकी फिसलने लगी वहाँ बार-बार। तो अच्छी तरह से वो उच्चार भी नहीं कर पा रहे थे, इतनी उनकी हालत बिगड़ गई थी। So that ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम। और उनके बात में अभी इतना क्या कह सकते हैं कि इतना इतना बदलाव हो चुका था कि जो लोग उनको बचपन से जानते थे या जो लोग उनको बहुत उनके करीबी थे वही लोग उनकी बातों को समझ पाते थे, बाकी लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy। अब देखिए और बाद में क्या हुआ जब उनके साथ उनके उन पर एक ट्रैकियोटॉमी की गई। ट्रैकियोटॉमी मतलब क्या होता है? ये जो ट्रैकिया होता है हमारा जिसको विंड पाइप कहते हैं उसको उसके अंदर एक क्या कहते हैं एक छोटा सा कैमरा एक वायर डाल के वो उसमें डालकर वो देखा जाता है कि क्या तकलीफ है वगैरह वगैरह। तो वो डालने के बाद वो सर्जरी या फिर वो क्या कहते हैं टेस्ट करने के बाद तो उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई। The resulting situation required 24-hour nursing care for the academic acclaimed physicist। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अब तो उनकी आवाज भी नहीं थी, तो अभी 24 घंटे उनके लिए कोई नर्स चाहिए थी। नर्सिंग नर्सिंग मतलब उसकी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए था। है ना? 24 घंटे कोई ना कोई उनके पास चाहिए था, जिसकी वजह से उनको
क्या कहते हैं कुछ तकलीफ ना हो या फिर कुछ कोई भी चीज़ उनको चाहिए होती थी, तो उसके लिए उनको मदद की ज़रूरत होती थी और इसीलिए चौबीसों घंटे उनके पास कोई ना कोई तैनात किया जाता था। इट ऑल्सो पुट इन पेरिल हॉकिन्स एबिलिटी टू हिज वर्क और वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि अभी ऐसा उनको नजर आ रहा था कि उनका जो कार्य है, उनका जो काम वो कर रहे हैं, शायद वो काम भी अधूरा ही रह जाए, ऐसा उनको लग रहा था। द प्रेडिकमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर और उनकी ये जो तकलीफ थी, प्रेडिकमेंट मतलब बैड सिचुएशन, प्रेडिकमेंट प्रेडिकमेंट मतलब बैड कंडीशन या सिचुएशन, मतलब ये जो उनकी हालत हुई थी, खराब हालत, ये जो खराब हालत उनकी जब कैलिफोर्निया के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने देखी, who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement। और ये कैलिफोर्निया के एक प्रोग्रामर थे, कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया था कि आप आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आपके सिर्फ दिमाग से मस्तिष्क में जो विचार आते हैं या फिर आँखें आपकी जो हिलती है, उसको आधार बना करके वो प्रोग्राम आपकी आवाज़ या फिर कुछ लोगों को कुछ संकेत दे करके बात करके बता सकता था। इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने उनके लिए बनाया। द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ शब्द वो चुन सकते थे, है ना? उस प्रोग्राम की वजह से वो कंप्यूटर के ऊपर के कुछ शब्द चुन सकते थे। दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर और फिर वो शब्द जब कंप्यूटर स्क्रीन पर चुने जाते थे, तो वो सिंथेसाइजर में से पास किए, एक मशीन थी, उसमें से उसको पास करके उसमें आवाज़ वो शब्द को आवाज़ में बदल देने का कार्य वो करती थी। At the time of its introduction, Hawking, who still had use of his fingers, selected his words with the handheld clicker. और शुरुआत में तो उनके हाथ उंगलियां काम करते थे, पर वो कम से कम वो कंप्यूटर पे वो हैंड का यूज करके वो क्लिकर होता था, उसको दबा करके वो उसके बारे में लिख सकते थे। इतना वो काम किया करते थे, इतना काम उनसे होता था, ऐसा हमें बताया जा रहा है। Selected his words with handheld. Today, with virtually all control of his body call, Hawking directs the program through a stick muscle attached to the sensor. और अब जब मतलब अभी तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं, पर धीरे-धीरे जब उनकी कंडीशन बिगड़ती गई, तो आखिर में जब उनका कोई शरीर का अवयव काम नहीं कर रहा था, हाथ भी बंधे हुए थे, उँगलियाँ काम नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं, एक जगह पर सब था, तब उनके एक गाल का एक मसल जो था वो काम करता था और उसकी उसकी मदद से वो सारी चीज़ें किया करते थे। देखो, इतनी तकलीफ झेलने के बाद, इतनी तकलीफ सहने के बाद अगर कोई व्यक्ति कुछ पाता है, तो उस कामगिरी को, उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही महान कार्य है, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है? तो आज हम यहीं रुकते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। बचा हुआ लेसन भी ले लेंगे और इंग्लिश वर्कशॉप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।